नमस्कार दोस्तों। तो ये वॉर जब शुरू हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप का फोकस जो है वो बहुत क्लियर था कि इनको इस वॉर से क्या क्या करना, और वही उन्होंने प्रस्ताव जब कांग्रेस में सबमिट किया था तो वही प्रस्ताव था कि बहुत हमें सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि भाई हम वहाँ की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करेंगे, पूरे देश की नेवी को खत्म करेंगे, विल डिसमेंटल इट, और उसके बाद देन वी विल बी आउट ऑफ इट। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती गई, ये वॉरफेयर जो लग रहा था कि 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगा, 2-3 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, वो अब अपने 7वें-8वें दिन में बल्कि पहुंच गया है। और हर दिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस वॉर से, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डंकापति चाहते क्या है इससे। शायद यूएस की जो पूरी इस समय पर कैबिनेट है वही कंफ्यूज है कि भाई हम क्या चाहते हैं। वॉर कैबिनेट पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि हम इस वॉर से क्या चाहते हैं। हर दिन उनके स्टेटमेंट्स बदलते गए बदलते गए बदलते गए, और फाइनली वो एक पॉइंट पर जहां तक आना था वो उस पॉइंट पर पहुंच गए कि अब तो भाई हमें अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए इनका। मतलब पॉलिटिकली उस देश में क्या हो रहा है वो सारा कुछ हम देखेंगे, अब तो पूरा कब्जा ही करेंगे एक तरीके से। तो वेनेजुएला वाली जो सिचुएशन समझी जा रही थी कि वेनेजुएला में जिस तरीके से उसके टॉप लीडर को इन्होंने एलिमिनेट किया, मतलब एलिमिनेट क्या किया, उसको किडनैप किया, उसके बाद वहां पर नई सरकार बना दी और निकल गया आराम से, डील वील करके अपना काम हो गया। क्या वैसा कुछ ईरान में देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है, ऐसा लग रहा था। बट अब तो एकदम अनकंडीशनल सरेंडर की बात यहां पर होने लगी है। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है एक तरीके से पूरे देश के ऊपर कब्जा लेना, और यही काम इन लोगों ने इराक में किया, यही काम इन लोगों ने सीरिया में किया। इराक और सीरिया में नेवर एंडिंग वॉरफेयर इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इनको समझना पड़ेगा दिस इज नॉट वेनेजुएला, ये एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, और यहाँ पर नेवर एंडिंग वॉरफेयर जो है वो चलने लगा। इराक की यही हालत थी। पहले कहा गया कि सद्दाम हुसैन जब खत्म हो जाए तो उसके बाद वहाँ पर सरकार बना दें हम अपनी, और उसके बाद फिर वो चीज़ें बढ़ती चली गई और वॉरफेयर कभी खत्म ही नहीं हुआ। सीरिया में यही बाकी कंट्रीज ने किया। तो स्थिति वैसी कुछ आपको ईरान में दिखती एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रही है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अगेन इट विल बी अ वेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जहाँ पे हर दिन के जो ट्रंप के बयान हैं जिस तरीके से वो चेंज होते रहे, ट्रंप के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके बयान चेंज होते रहे, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके बयान चेंज होते रहे, सबको एनालाइज करेंगे, और सब एक दूसरे के बयान को खारिज कर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं ये बच्चा है गलत बोल दिया जाने दो उसको, ये बच्चा है गलत बोल दिया जाने दो उसको। इस तरीके से सारे अपने बयान को चेंज करते रहे, और फाइनली जब हम पहुंचे हैं तो अब हम अनकंडीशनल सरेंडर के ऊपर कैसे पहुंच गए उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का सबसे बिगेस्ट एवर इवेंट, मतलब पूरे यूपीएससी इंडस्ट्री का बिगेस्ट एवर इवेंट, दैट इज मंजिल इवेंट, जो कि होने वाला है 9 मार्च 2026 को शाम को 7 बजे, यानी कि कल शाम को 7 बजे ये इवेंट लाइव होने वाला है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि अनअकैडमी से निकले हैं इस बार, ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ कई सारी बड़ी पर्सनैलिटीज लाइक चिराग पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इनके साथ मिलकर के एक बहुत शानदार जो वार्तालाप है वो वहाँ पर होने वाला, और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं इस पूरे इवेंट के अंदर। तो आप इस इवेंट में हमारे साथ लाइव ज़रूर से जुड़िए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे आपको जा करके लाइव देखना है। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, आपको सीधा यूट्यूब पर जाना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल वहाँ पर टाइप करना है। इस चैनल पर जैसे ही आप जाओगे, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके लाइव सेक्शन में जाइएगा। लाइव सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे आपको मंजिल इवेंट वहाँ पर क्रिएटेड दिखेगा, बस आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। नोटिफाई मी पर जैसे आप क्लिक करोगे, ये इवेंट जब भी शुरू होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और लाइव आप हमारे साथ 7 बजे कल शाम को जुड़ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब इसमें देखिए आप पूरा जो, अगर हम इसका पूरा ओवरव्यू देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस वॉर को स्टार्ट किया था उनका एजेंडा क्लियर था कि भाई उन्होंने ईरान के लोगों से भी कहा कि यू राइज एंड रिक्लेम योर कंट्री, कि ये देखो हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो मैंने कहा था ना कि यूएस इज कमिंग, द हेल्प इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो ये हम आपके लिए कर रहे हैं, हमें तो भाई उनका सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम और ये सब डिस्ट्रॉय करना है। तो ईरान के लोगों से कहा कि यू राइज एंड टेक अप द कंट्री। राइज एंड रिक्लेम योर कंट्री का मतलब बहुत सिंपल था। राइज और रिक्लेम योर कंट्री का मतलब सिंपल सा यही था कि भाई आप लोग, हमें, हमारा काम था वहाँ की मिसाइल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना, न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय करना। बाकी आपके देश में क्या इंटरनल पॉलिटिक्स में होगा, आप कौन सी सरकार चाहते हो, ये सब आप लोग खुद देख लो। कुछ इस तरीके की बात, जैसे आपने नेपाल में देखा, जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, उस टाइप का कुछ ये ट्रंप कह रहे थे शुरुआत में। अगले ही दिन बयान पूरा चेंज हो गया, अगले ही दिन वो इमिनेंट थ्रेट की बात करने लगे, अगले ही दिन ईरान, मतलब ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई ईरान हम पर अटैक कर देता, अगर हम ईरान के ऊपर नहीं अटैक करते, ईरान पूरा तैयार था, हमारे पास इंटेल थी कि ईरान अटैक करने वाला है, इसलिए हमने उनके ऊपर अटैक कर दिया। ऐसे करके इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट जो है उसको चेंज किया, और फाइनली वो ऐसी पोजीशन पे आ गए
जहां पर जब अयतुल्ला खमीनी मारे गए और उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर उनका कौन होगा इसकी बात चल रही थी, इसकी बात ईरान में चल रही थी कि सेलेक्ट करेंगे किसको, पूरा वो काउंसिल वाउंसिल बैठाई गई थी, वहां पर भी इन्होंने अटैक कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि अब लगता है कि मुझे ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि मैं ही इनका सुप्रीम लीडर चुन दूं। तो वहां पर अब ये नेक्स्ट उनका लीडर चुनने के तब तक पहुंचा है। और फाइनल अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो अब तो वो इस चीज पर पूरा आमादा हो गए हैं ये सब, इसलिए मैं कहता हूँ ना दिस इज गैंग ऑफ गूंस। अब ये सब इस चीज पर आमादा हो गए हैं कि भाई ईरान को पूरा अनकंडीशनल सरेंडर कराओ और उसके बाद वहां पर नई सरकार बना दो। अब ये देखिए ये पूरी जर्नी है, इसके पीछे का सबसे पहले शुरू करते हैं इसको एनालाइज करना। डे 1 पर ट्रंप ने क्या कहा? डे 1 पर जब ट्रंप ने 28 फरवरी को इस वॉर को शुरू किया था, दैट इज डे 1, 8 मिनट की अपनी वीडियो डाली थी इसको पूरा समझाने के लिए कि भाई ऐसा मत समझना मैं एग्रेशन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और ये 8 मिनट की वीडियो ट्रुथ सोशल पे अभी भी पड़ी हुई, आप जा करके सुन सकते हो। इसमें क्लियरली ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये जो डिकेड्स ऑफ अग्रेशन था ईरान का, जिससे हम परेशान हो चुके थे, जिससे यूएस परेशान था, जिससे इजराइल परेशान था, इस डिकेड ऑफ अग्रेशन को खत्म करने के लिए हमने इस वॉर को शुरू किया है। क्योंकि ईरान के साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी, ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा था, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर सिचुएशन थी, और इसीलिए हमने वी टुक ऑन ईरान। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑन डे 1, एकदम क्लियर कट सीधा साफ स्टेटमेंट डे 1 पे इन्होंने दे दिया। डे 2 पे जैसे आओगे, मतलब डे 2 पे आने से पहले इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में इसमें जो पूरा इन्होंने कहा, उनका मतलब सिंपल क्या था कि हम ईरान के अंदर जाएंगे, ईरान की सबसे पहले मिसाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करेंगे, उनकी नेवी को ख़त्म करेंगे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप लोग आओ, ये आपका फ्रीडम है, ईरान के लोगों से आपका फ्रीडम है, आप अपनी गवर्नमेंट खुद बना लो। अगर इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो गवर्नमेंट खुद बनाने को अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने से बिल्कुल दूर भाग रहा है ट्रंप। और यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं थी, और इसीलिए लोगों को लगा कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा का चक्कर नहीं फंसेगा। हालांकि ट्रंप ने बाकी के मीडिया आउटलेट्स को जब बोला तो उन्होंने दोनों ऑप्शंस रखे थे यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने एक ही ऑप्शन पर बहुत फोकस किया क्योंकि ट्रंप उसको बार बार बोले थे, पर दूसरा ऑप्शन भी उन्होंने रखा था। मैं अभी ही स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने एक जगह पर कहा है इस चीज़ को कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि मैं इस वॉर को बहुत लंबा ले जाऊं एंड कंप्लीटली टेक ओवर कर लूं ईरान के ऊपर, एक कब्जा करने वाली बात कहा उन्होंने। और दूसरा ऑप्शन है कि 2-3 दिन तक हम इसमें मिसाइल्स जो है दागें, 2-3 दिन तक हम इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करें, क्योंकि ये तो हमें रोक पाएंगे नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत खराब है इनका। तो हम 2-3 दिन तक एयर स्ट्राइक करके इनके मिसाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करें, नेवी को डिस्ट्रॉय करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करें, एंड देन वी आर डन विद इट, हमारा काम हो गया, अब लोग देख लो भाई कैसे करना है आपको, आप अपनी सरकार चुन लो। दूसरे वाले पे लोगों ने फोकस ज़्यादा किया, लोगों को लग रहा था कि भाई ट्रंप इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो इतना बड़ा वॉरफेयर लड़ें, ऐसे ही इतना सारा अनरेस्ट है, नेटो का प्रॉब्लम चल रहा है, उधर प्रॉब्लम चल रहा है, तो इतना बड़ी वॉरफेयर ये लोग कंटिन्यू करेंगे, इसका तो कुछ चक्कर हो नहीं सकता। तो लोगों को लगा कि 2-3 दिन ही चलेगा ये, लेकिन वहीं पर मिस कैलकुलेशन हुआ। ट्रंप जैसा आदमी जब कोई बात बोलता है तो उसको बहुत देर तक वो टिकता नहीं उस बात पर, और ये चीज़ डे 2 पर थोड़ी सी चेंज हुई। डे 2 पे खुद इन लोगों ने एक क्लेम और किया था, इन लोगों ने इमिनेंट थ्रेट वाला क्लेम। इन्होंने कहा था कि अगर हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करते तो ईरान प्लान कर रहा था हमारे ऊपर अटैक करने का, वो हमें फर्स्ट अटैक हमारे ऊपर करने का प्लान कर रहा था, और इसीलिए हमें मजबूरन इसको करना पड़ा कि हमें ईरान को अटैक करना पड़ा, ये भी इन्होंने क्लेम किया था। जब इन्होंने पेंटागन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जो पेंटागन ने खुद उनकी ब्रीफिंग्स में ये चीज़ आई है, क्लोज डोर ब्रीफिंग्स हुई उनकी कांग्रेशनल स्टाफ के साथ, वहाँ पर इन लोगों ने एक्नॉलेज किया पेंटागन ने कि हमारे पास इस तरीके का कोई इंटेलिजेंस नहीं था कि ईरान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये महज स्पेक्यूलेशंस हैं, ऐसा कोई भी फैक्ट, डेटा, कोई इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं था कि ईरान प्लान कर रहा है वो हमारे ऊपर। ईरान क्यों प्लान करके इनके ऊपर अटैक करेगा, आप सोचो ना। ईरान तो इस समय पर हार्डली चाह रहा था कि कोई इस तरीके की प्रॉब्लम में वो फंसे। अब क्योंकि इन्होंने अटैक कर दिया था तो ईरान हैड टू रिटेलिएट, अदरवाइज वो इतने नाजुक मोड़ पर इस समय पर थे कि उनको किसी भी तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट करना था, मिसाइल प्रोग्राम को चालू रखना था, कंटिन्यू रखना था। वो इतने नाजुक मोड़ पे थे, वो इनके ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करने का सोच रहे थे। तो इस चीज़ को उन्होंने एक्नॉलेज किया पेंटागन ने कि हमारे पास ऐसा कोई भी एक भी साक्ष्य नहीं जिससे हम कह सकें कि ऐसा हुआ। तीसरी दिन की बात आ जाते हैं। डे 3 पर जब हम पहुंचते हैं, ये डे 1 डे 2 के स्टेटमेंट्स हैं।
यहाँ पर अभी तक कोई भी रिजीम चेंज की बात आपको नहीं दिखाई दे रही। डे 3 पर जैसे हम आते हैं, एक बहुत शानदार स्टेटमेंट आता है डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का। पीट हेग्सेथ यहाँ पर कहते हैं कि जो अब लोग कहना शुरू हो गए, एक्सपर्ट्स कहना शुरू हो गए, यार तुम्हारा फोकस ही क्लियर नहीं है, तुम इसको नेक्स्ट इराक बना दोगे, तुम इसको नेक्स्ट सीरिया बना दोगे, जहाँ पर एकदम एंडलेस वॉरफेयर चल रहा है, कब पता नहीं कब खत्म होगा, वहाँ के लोग परेशान, वहाँ की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई, वहाँ के जो सिटीजन्स थे बेचारे वो आज इस स्थिति में आ चुके हैं, इतनी भयावह स्थिति वहाँ पर हो चुकी है कि उनको अपना घर, नॉर्मली अपना घर चलाने के लिए 4 जगह 5 जगह नौकरी करनी पड़ती है। इतनी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है उनके जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू इतनी ख़त्म हो चुकी है, इनकी करेंसी इतनी गिर चुकी है, इतना रिसोर्सेज इतने कम हो चुके हैं उनके देश में, ये स्थिति हो चुकी है। क्या आप वही ईरान के अंदर करना चाह रहे हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो डे 3 पर पीट हेग्सेथ जो है, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, उनका स्टेटमेंट आता है। वो साफ साफ अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमारा जो गोल है, जो हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसका गोल एकदम बहुत क्लियर है, कोई हम इसमें कंफ्यूजन में नहीं है। हमारा गोल सिंपल है कि हम ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। ये जो आप रिजीम चेंज चिल्ला रहे हो, कोई रिजीम चेंज वॉरफेयर नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं उनके रिजीम से। और साफ कहा पीट हेग्सेथ ने, ये कोई इराक बनने वाला नहीं है, कोई सीरिया बनने वाला नहीं है, ये ऐसा कोई एंडलेस नहीं होगा, ये उसके एकदम अपोजिट है, हमारा एकदम मामला क्लियर है। पीट हेग्सेथ ने ये तीसरे दिन बयान दिया है, एकदम तीसरे दिन भी वो कह रहे हैं कि भाई हमारा रिजीम चेंज का कोई मकसद नहीं है। और एकदम उनके कहे के घंटों बाद मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इंपॉर्टेंट आदमी है और गैंग ऑफ गूंस का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। मार्को रूबियो नया फ्रंट खोल देते हैं, नई कहानी जो है वो बांच देते हैं। मार्को रूबियो यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि नहीं नहीं, ईरान हमारे ऊपर नहीं अटैक करने वाला था। जब पेंटागन पर सवाल पूछा गया कि भाई पेंटागन तो एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई उनके पास कोई इंटेल नहीं थी कि ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा था, कैसे बोल पा रहे हैं ट्रंप ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनका मतलब ये नहीं था। उनका ये कहने का मतलब था कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करने वाला था, और क्योंकि इजराइल जब ईरान के ऊपर अटैक करता तो फिर ईरान हमारे ऊपर रिटेलिएट करता, हमारे बेसिस के ऊपर रिटेलिएट करता, हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर रिटेलिएट करता, हमारे एसेट्स खराब करता। इस वजह से हमें इजराइल के साथ मिल करके कोऑर्डिनेटेड अटैक ईरान के ऊपर करना पड़ गया। अब ये इमिनेंट थ्रेट वाला जो बयान था उसके बिल्कुल विपरीत मार्को रूबियो ने कह दिया कि नहीं, ईरान तो कर नहीं रहा था, उन्होंने मान लिया इस बात को। अब देखिए डे 4 पर आते हैं। डे 4 पर ट्रंप का फिर से स्टेटमेंट आता है और वो अपने ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कही हुई बात को नकार देते हैं, कहते हैं बच्चा है, उसका अपना पर्सनल स्पेकुलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ईरान ही हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, इसीलिए हमने ईरान के ऊपर पहले अटैक कर दिया। अब आप सोचिए कितना कन्फ्यूजन है आपस में इन लोग के बीच में। और जो कहते हैं ना कि बहुत ही रैंडम, बहुत ही रॉ टाइप के सब हैं, जितने भी पीट हेग्सेथ हो गया, मार्को रूबियो हो गया, डंकापति हो गया, ये सब बहुत ही रॉ, बहुत ही अनऑर्गेनाइज टाइप के हैं। कोई डिस्कशन नहीं आपस में, सबके अपने अपने स्पेकुलेशन है, सब अपना अपना बहुत अडिग है उस चीज़ के ऊपर, इसीलिए गैंग ऑफ गूंस कहा जा रहा है ना इनको। तो ट्रंप ने कह दिया मार्को रूबियो तो गलत बोल रहा था, उसको बेचारे क्या पता, ज़्यादा छोड़ दो, जाने दो, हमारे ऊपर तो ईरान ही अटैक कर रहा था। ये डे 4 पे कहा। डे 5 पर जैसे ही आते हैं वैसे पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो, सबका स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर घुमा फिरा करके पहली बार 5वें दिन पर आते आते ये बात क्लियर हो जाती है कि नहीं, दे आर गोइंग फॉर रिजीम चेंज ओनली। पीट हेग्सेथ का यहाँ पर बयान आता है। पीट हेग्सेथ कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा, हमने 4 दिन में ये स्थिति करी है, अभी कुछ ही देर में हम पूरे ईरानियन स्काईज के ऊपर कब्जा ले लेंगे। ईरान के जो लीडर्स हैं जब वो ऊपर देखेंगे उनको सिर्फ यूएस और इजराइल के एयर पावर दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। एंड उनको भी पता है, ईरान की रिजीम को पता है कि दे आर अ टोस्ट फॉर अस, हम जब चाहेंगे उनको क्रश कर सकते हैं। और फिर उसमें इन्होंने कहा कि अब तो हमारा फोकस है कि भाई इनको डिस्ट्रॉय करो। ईरानियन रिजीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ईरानियन रिजीम को डिस्ट्रॉय करो, डिसमेंटल करो और डिमोरलाइज करके पूरा उनको डिफीट करो। तो डे 5 तक आते आते अब ये रिजीम चेंज की बात, यही व्यक्ति जो कि डे 2 पे, डे 3 पे आई थिंक बोल रहा था कि रिजीम चेंज वेंज कुछ नहीं, हमारा तो बस वही है कि इनका ये मिसाइल प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय करना है, वही व्यक्ति डे 5 पर आते आते ये बोलने लग जाता है कि भाई रिजीम चेंज इज आवर एजेंडा। और डे 6 पर आते आते ट्रंप इतने इस स्तर पर उतर जाते हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जब इनके लीडर, सुप्रीम लीडर मारे गए, अयतुल्ला खमेनी, तो अयतुल्ला खमेनी के बसते हैं बेटे मुश्तबा खमेनी, लोग कहते हैं कि भाई यही व्यक्ति है। और असल में दिक्कत क्या है, ईरान के अंदर इसमें प्रॉब्लम ये चल रही है कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार भी नहीं है लोग, तैयार भी नहीं है। मतलब मुश्तबा खमेनी का नाम सबने प्रस्ताव कर दिया है, सब
सब ठीक है, मुस्तफा खोमेनी ने हाथ जोड़ लिया, भाई हमको छोड़ दे, भाई हमको रहने दे। अभी फिलहाल ये स्थिति ईरान के अंदर समझ में आ रही है, जो अभी तक मामला समझ में आ रहा है कि बनने के लिए सुप्रीम लीडर तैयार नहीं है, बिकॉज हुएवर विल बी द सुप्रीम लीडर ही विल बी द फर्स्ट टारगेट ऑफ यूएस एंड इजराइल, उसको एलिमिनेट करेंगे। और सबको पता है कि भाई सबकी लोकेशन इनके पास है, सबकी A to Z लोकेशन इनके पास है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन घर से निकाल के मार देंगे। तो इसीलिए सुप्रीम लीडर के इलेक्शन को ये लोग धीरे 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 अभी फिलहाल तो ये लोग डिले कर रहे हैं जानबूझ के। तो सबसे पहला नाम इसमें मुश्तबा खमेनी का चला। मुश्तबा खमेनी का जब नाम चला तो मुश्तबा खमेनी इज द सन ऑफ अयतुल्ला खमेनी, एंड जाहिर सी बात है जब उनको सुप्रीम लीडर तुम बना ही दोगे तो ही विल अगेन बी गोइंग बैक टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल, और वही पॉलिसी और वही सारी चीजें होंगी। फायदा क्या हुआ तुम्हारा, वो आपके पीछे आएगा, वो आप पर अटैक। भाई आपको तो ऐसा लीडर चाहिए जिससे आपका फायदा हो, ऐसा लीडर चाहिए जिससे आप फिर डील कर सको आराम से बैठ करके, जैसे वेनेजुएला के केस में। और वही ट्रंप ने कहा कि भाई अब तो लगता है कि मुझे ईरान में घुस करके वहां के जो सुप्रीम लीडर है वो मैं ही चूज कर दूं। मतलब आप सोचिए, ये घूम फिर करके डे 6 पर आते आते इसने साफ कह दिया ट्रंप ने कि अब लगता है कि मुझे अपॉइंटमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और वहां की जो सुप्रीम लीडर है उसको मैं ही सेलेक्ट कर दूं। क्योंकि भाई जैसे इन्होंने वेनेजुएला में किया कि टॉप लीडर को निकोलस मादुरो को उठा के लेके चले गए और नीचे सारी सेटिंग बनाई हुई थी, डेल्सी रॉड्रिगेज से बात की, वहाँ पे आराम से पावर ट्रांसफर हुआ और आराम से सारी चीज़ें इन लोगों ने कर ली बड़े पीसफुली, और वहाँ पर डील वील भी हो गया। उस वॉर का ना इनको ज़्यादा नुकसान हुआ ना इनको कुछ करना पड़ा। लेकिन वेनेजुएला की बात बिल्कुल अलग थी। अब ईरान में अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ मतलब बाय एंड लार्ज इट इज़ गोइंग टू फेल। तो अब ये ट्रंप इस बात पर आ गया कि भाई अब यहाँ के नया लीडर मैं ही चूज़ कर देता हूँ, मैं ही इसको कर देता हूँ, और वो मुश्तबा खमेनी नहीं होना चाहिए और कोई बनने को तैयार नहीं है। तो यहां पर आकर के पूरा मामला फंसा है। ये सब होते होते डे 6 तक आ गया था। डे 7 पर पहुंचते, वो आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ा मीम्स बनता है उसका, जिसमें चुप चुप के करके एक मूवी है, उसके कॉमेडी सीन है। परेश रावल ने बहुत उधार ले रखा है एक व्यक्ति से, मुच्छड़ मुच्छड़ कहते हैं उसको, और वो व्यक्ति जो है वो जा रहा है परेश रावल के पास अपना उधार मांगने, जब उसके जहाँ पे वो मछली मारता है वहाँ पे उधार मांगने, तो परेश रावल ने उसको ऐसा पट्टी पढ़ाई कि उसने उसके ऊपर ही उधार चढ़ा दिया 3 लाख का बात में। और 3 लाख का उधार, कहा कि ये तो आपको देना है मुझे, तो कहा हाँ देना पड़ेगा, तो कब दोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, कहा 3 लाख का 1.5 लाख तो मुझे अभी चाहिए। बस ट्रंप की वही बात है कि मुझे अभी, अब ईरान मुझे अब पूरा चाहिए। पूरा इन्होंने डे 7 आते आते अनकंडीशनल सरेंडर यहाँ पर मांग लिया। इन्होंने कहा कि ईरान जो सरकार है, पूरा रिजीम जो है वो सरेंडर करे, और उसके बाद हम वहाँ पर एक नई रिजीम जो है उसको बनाएंगे और फिर वो उस पूरी कंट्री को रिबिल्ड करेंगे। और यहाँ पर मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी दे डाला। मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देना कोई इतनी मतलब आसान बात नहीं है। इसका नारा देने का मतलब साफ है कि नाउ ट्रंप वांट्स टू टेक ओवर ईरान कंप्लीटली, और ये ईरान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। इसके आगे अगर आप देखोगे कि भाई ईरान सच में क्या, अब उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान भाई सही में अनकंडीशनल सरेंडर शायद कर भी दे, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, कुछ और है नहीं इनके पास करने के लिए। सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी, कितना दिन और लड़ पाएंगे, खिंच खिंच का मामला चल रहा है। ईरान का बिल्कुल भी वैसा इंटेंशन नहीं। ईरान ने बहुत बड़े ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, और वहाँ पर बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी जिनको बार बार बोल रहे थे कि भाई हम सॉरी, भले अपोलोजाइज किया, लेकिन उनके ऊपर फिर से दुबई एयरपोर्ट के ऊपर फिर से अटैक कर दिया हर जगह पर। तो ईरान ने साफ मैसेज दे दिया कि भाई हम बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने वाले। मसूद पेशकियान ने साफ साफ कहा कि भाई जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हम सॉरी बोल रहे हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने आपके ऊपर अटैक किया, लेकिन ईरान का राइट है कि वो खुद को डिफेंड करे। ये अपने आप में इट इज़ इनफ मैसेज कि भाई ट्रंप को साफ मैसेज है कि हम एज अ रिजीम कभी भी आपके सामने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब दिस वॉर इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। तो ट्रंप इज़ स्टिल क्लूलेस। उधर ईरान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर करना नहीं चाहता है, यहीं पर आकर के पूरा मामला फंस गया है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।